हेलो एवरीवन, आज हम बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे। जब हमने रेजोनेंस कर्व देखा था, वो किस टाइप का बन रहा था हमारा, कुछ इस तरह का हमें कर्व दिख रहा था। ठीक, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, ओमेगा नॉट। ये ओमेगा है, तो ये आपका करंट है। करंट रेजोनेंस के टाइम पे हमारा करंट जो होता था वो कैसा होता था? मैक्सिमम करंट होता था, क्योंकि उस समय पे इम्पीडेंस जो हमारे सर्किट का होता था वो मिनिमम होता है, ये हमें पता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2 का एक पॉइंट लिया, वो वैल्यू यहाँ कहीं लाई करती है। ये हो जाएगी मेरी ओमेगा 1 एक फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी मेरी ओमेगा 2 दूसरी फ्रीक्वेंसी। इसे बोलते हैं हम लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि करंट इस समय कितना हो रहा है? Im/√2 हो रहा है। ठीक है, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द करंट और वोल्टेज और गेन ऑफ सर्किट इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ये क्या दिखाता है? आपका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिखाते हैं जिसके लिए करंट या वोल्टेज या गेन जो सर्किट का है वो 1/√2 टाइम्स हो जाता है। ठीक, ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज बता रहे, तो ये जो होती है आपकी, ये कहलाती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होती है। ठीक, इसको हमने ये क्यों कहा कि हाफ पावर है? क्योंकि इस समय यदि हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर क्या होता है आपका? पावर इज इक्वल टू I/RMS² इंटू आर। I/RMS क्या होगा? Im/√2 स्क्वायर इंटू आर, विच विल बी इक्वल टू PM/2, मैक्सिमम पावर बाय 2। क्योंकि क्या होगा? Im² इंटू आर आपका मैक्सिमम पावर हो जाएगा, दैट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी रहती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्या कहलाती है ये दोनों फ्रीक्वेंसीज? इसके अंदर की जो रेंज रहती है आपकी, ये कहलाती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर और यहाँ पर जो रहेगी आपकी पावर जो रहेगी वो हाफ पावर रहेगी। ठीक, यहाँ पर ये कितना होता है? 1/√2 एक्चुअली होता कितना है? परसेंटेज में हम बात करें तो 70.7, या फिर 1/√2 आपका कितना होता है? 0.707। ठीक, तो ये अगर परसेंटेज की बात करें तो करंट कितना मैक्सिमम वैल्यू से 70%, 70.7% जो रहता है वो रिड्यूस्ड रहता है। ठीक, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम पे हमें पता है करंट आपका कैसा रहता है? मैक्सिमम रहता है। ठीक, V/R, क्योंकि उस समय इम्पीडेंस का वैल्यू क्या रहता है? R के बराबर रहता है, मैक्सिमम रहता है। उस समय XL = XC रहता है इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। तो Z = क्या होता है? R होता है। XL = XC होता है, मतलब XL - XC = 0 होता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सर्किट हमारा कैसा होता है? प्योरली यूनिटी पावर फैक्टर वाला होता है। ठीक, यूनिटी पावर फैक्टर वाला होता है। I = क्या है आपका? Im/√2। यदि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे इस टाइम पे क्या है? I = आपका Im/√2 है। तो इसको I को मैं क्या लिख सकती हूँ? V/Z। Im को क्या लिख सकती हूँ? V/ ये इतना आपका क्या होगा? Im/√2, तो ये क्या हो जाएगा? V/√2 इंटू R। ऐसा लिख सकती हूँ। I को VM/R, VM/√2 इंटू R। ठीक, तो यहाँ से Z मेरा क्या मिल जाएगा? Z will be equal to √2 इंटू R। मतलब जब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती है बैंडविड्थ वाली, जो इस पॉइंट पे जब अगर हम बात करते हैं तो उस समय इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है? इम्पीडेंस का वैल्यू होता है √2 टाइम्स R। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे इम्पीडेंस आपका रहता है वो √2 टाइम्स R होता है। R प्लस J XL - XC, इसे मैं रखती हूँ √2 टाइम्स R के बराबर। यदि मतलब इम्पीडेंस का वैल्यू यदि मैं ये रखती हूँ तो ये कब हो सकता है? √2R कब होता है? √2R हो सकता है। √2R की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो R प्लस JR होगा या फिर R माइनस JR होगा। तभी इसका वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो √2R आएगा। इसका मैग्नीट्यूड इसका या इसका √2R के बराबर इन दोनों में से किसी एक केस के लिए आएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? दिस विल बी इक्वल टू R प्लस माइनस JR, R प्लस J XL - XC को। ठीक, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ XL - XC जो होगा मेरा वो प्लस माइनस R के बराबर होगा। कब? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे XL - XC का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस R के बराबर होगा। ठीक, तो
लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के टाइम पे पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर आपका क्या होता है? cos फाई। cos फाई क्या होता है? r बाय जेड। जेड आपका कितना निकला था? जेड आपका निकला था √2r। तो r अपॉन √2r ये हो जाएगा आपका 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.707। तो पावर फैक्टर आपका 0.707 ये होता है। अब लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें ω1, जो कि क्या है? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू क्या होती है? ω1 इज एक्चुअली लेस देन ω0। ठीक, तो ये क्या होगी? बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। उस समय क्या होगा आपका? जब आपने रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस कर्व देखा था, तब आपने क्या देखा था? यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये रेजोनेंस कर्व था। बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट का नेचर कैसा था? कैपेसिटिव अप टू दिस, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक का सर्किट का नेचर कैसा है? कैपेसिटिव। यहाँ से यहाँ तक का सर्किट का नेचर कैसा था? इंडक्टिव। तो इसका मतलब लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के समय पे XC विल बी ग्रेटर देन XL, ये होगा। मतलब सर्किट का नेचर कैसा है? कैपेसिटिव लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे। ठीक, पावर फैक्टर अभी आपने फाइंड आउट किया, पावर फैक्टर कितना रहेगा? 0.707। कैसा रहेगा? चूंकि कैपेसिटिव नेचर है तो पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लीडिंग। Z इज इक्वल टू √2r, एंगल कितना? -45 डिग्री या π/4 डिग्री। हमने देखा था r प्लस माइनस JR, तो जब आप उसका एंगल देखेंगे तो +-45 डिग्री। तो यहाँ लीडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? -45 डिग्री। XL माइनस XC इज इक्वल टू -R, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ω1L माइनस 1/ω1C विल बी इक्वल टू -R। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या मिलेगा? ω1² इंटू LC -1 प्लस R ω1C विल बी इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा? ω1² प्लस R/L इंटू ω1 माइनस 1/LC विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको रिलेशन मिलता है ω1 विल बी इक्वल टू -R/2L प्लस √R² ऑन 4L² प्लस 1/LC। कितने रेडियंस पर सेकेंड आपकी फ्रीक्वेंसी आती है? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। एट अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? एट अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कौन सी फ्रीक्वेंसीज है? वो फ्रीक्वेंसी है ω2, जो क्या है? ω2 इज ग्रेटर देन ω0। ये क्या है? ये आपकी इनकी बात कर रही हूँ, लोअर हाफ की अभी हमने बात की, ये अपर हाफ है। ω2 एंड ω1 एंड दिस वन इज ω0। यहाँ सर्किट का नेचर कैसा रहता है? कैपेसिटिव। मतलब ω1 विच इज लेस देन ω0, तो यहाँ पर सर्किट का नेचर कैसा रहता है? कैपेसिटिव रहता है, लीडिंग नेचर रहता है। ω2 विच इज ग्रेटर देन ω0, उस समय सर्किट का नेचर कैसा रहता है? इंडक्टिव रहता है, पावर फैक्टर उसका लैगिंग होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ω2 इज ग्रेटर देन ω0, यहाँ पर कैपेसिटिव नहीं इंडक्टिव रहता है सर्किट का नेचर, तो सर्किट का जो पावर फैक्टर रहता है वो कैसा रहता है? आपका लैगिंग होता है। नेचर कैसा है इसका? इंडक्टिव। ओवरऑल नेचर कैसा हो गया सर्किट का? सीरीज RLC सर्किट का इंडक्टिव नेचर हो गया। तो पावर फैक्टर कैसा हो गया? यहाँ पर लैगिंग हो गया। कितना लैगिंग हो गया? 0.707, जो हमने देखा था 1/√2। 1/√2 तो कांस्टेंट चीज है, वो वहां पर भी है, यहाँ पर भी 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 है, लेकिन यहाँ नेचर कैसा हो गया? लीडिंग हो गया। यहाँ नेचर कैसा हो गया? लैगिंग हो गया। तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा 0.707। Z कितना है? Z है √2R विद एंगल 45 डिग्री या π/4 डिग्री। XL माइनस XC इज इक्वल टू R के बराबर। उस केस में क्या था? -R के बराबर। यहाँ पर क्या है? R के बराबर। तो यहाँ ω2L माइनस 1/ω2C इज इक्वल टू R, या ω2² LC माइनस 1 माइनस R ω2C इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि मैं LC को कॉमन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ω2² माइनस R/L ω2 माइनस 1/LC इज इक्वल टू 0। या यहाँ से ω2 की वैल्यू क्या आ जाती है? ω2 इज इक्वल टू प्लस R/2L प्लस √R²/4L² प्लस 1/LC।
ठीक, प्रीवियस केस में क्या था, यहाँ क्या था, माइनस r/2l था, बाकी टर्म सेम थी, लेकिन ये जो फर्स्ट ω1 है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, वो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या था, माइनस r/2l प्लस ये टर्म कांस्टेंट, यहाँ क्या हो गया प्लस r/2l एंड ये टर्म कांस्टेंट। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1, इतने पोर्शन को आप बोलते हो बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी की इस पार्ट को बोलते हो आप बैंडविड्थ, विच इज इक्वल टू r/l। ठीक है, बैंडविड्थ आपकी जो है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू r/l। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ इसे लिया और माइनस जो आपने लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसे यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, r/l के बराबर मिलेगा। ठीक, या फिर इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, 2πf2 माइनस 2πf1 इज इक्वल टू r/l, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ f2 माइनस f1 इज इक्वल टू r/l। या फिर मैं इसको इस तरह से भी बोल सकती हूँ, ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू r/l। इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, तो मुझे क्या मिल गया, ωL/r। तो ω2 माइनस ω1 विल बी इक्वल टू ω0 डिवाइडेड बाय q, विच इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता था, ωL/r, ωL/r, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, क्वालिटी फैक्टर, इतने रेडियंस पर सेकंड। तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन हमें मिल जाता है कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। ठीक, एक रिलेशन आपको बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मिलता है, वो है ये। या फिर इसे f की टर्म्स में लिखना हो, या आप क्या ओमेगा की टर्म्स में बोल रहे हो, f की टर्म्स में लिखोगे तो कैसा लिखोगे, f2 माइनस f1 विल बी इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय q। ठीक है, आप दोनों जगह सेम चीज लेना, पता चले यहाँ पर आपने ओमेगा ले लिया, यहाँ पर आपने f ले लिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ अगर आपने ओमेगा लिया है तो यहाँ भी ω0 आएगा, यहाँ यदि आपने f लिया है तो यहाँ पे f0 आएगा। ठीक, ये आपका रहता है। हम जानते क्या है, बैंडविड्थ जो होती है हमारी, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वालिटी फैक्टर के, हमने देखा है। ठीक, यहाँ देख चुके हैं ना हम, बैंडविड्थ क्या हो चुके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, सिलेक्टिविटी एक और चीज होती है, सिलेक्टिविटी जितनी ज्यादा अच्छी होती है हमारा सिस्टम उतना अच्छा समझा जाता है, तो सिलेक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर भी जितना ज्यादा होगा आपके सिस्टम का, वो उतना अच्छा सिस्टम समझा जाता है। तो बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी कहलाएगी। अगर आप ω1 एंड ω2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं, तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 1/LC। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ω1 इंटू ω2 1/√LC क्या होता था हमारा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता था, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। या फिर यहाँ से मैं बोल सकती हूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यदि आपको लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी नोन है तो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कैसे, इस रिलेशन से। ये आपका है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √ω1 इंटू ω2। ठीक, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 2πf0 विल बी इक्वल टू √2πf1 इंटू 2πf2 which is equal to f0 is equal to √f1 into f2, इतने हर्ट्ज। ओमेगा की टर्म्स में बोलना है तो हम ऐसे बोलेंगे, एंड साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज के टर्म्स में बोलना है आपको तो इस तरह से। आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए किसी एक सिस्टम के लिए आपका ये है, दूसरा कोई सिस्टम है उसके लिए आपका कुछ ऐसा है, तीसरा सिस्टम है उसके लिए आपका कुछ ऐसा है। ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है। यहाँ से देख के आपको क्या पता चल रहा है कि बैंडविड्थ किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बैंडविड्थ आपकी, क्योंकि बैंडविड्थ क्या होता है, 1/√2 टाइम्स करंट या वोल्टेज या गेन की वैल्यू होती है, वो फ्रीक्वेंसीज आपकी जो रहती है, वो उनका जो डिफरेंस रहता है वो आपका बैंडविड्थ कहलाता है। इतना पोर्शन आपका बैंडविड्थ कहलाता है। तो जहां यहाँ पर जो वैल्यू जो रहेगी वो ज्यादा फ्लैट कर्व है आपका, इसका मतलब उस समय पे आपकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पर उससे भी कम रहेगी। अगर हम रिलेटिव बात करें, रिलेटिवली, तो बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम 1
विल बी लेस देन थर्ड कर्व। ऐसे कुछ 3 कर्व यदि आपके पास में है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उनके कर्व हैं, ये सिस्टम के कर्व हैं, ठीक। ये आपका करंट के बोल सकते हो आप, करंट का जो कर्व है आई का, I1, I2 एंड I3, ये 3 सिस्टम्स के आपके अलग अलग यदि हैं तो ठीक। यहाँ क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में यदि हम बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट वाले का क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा, फर्स्ट वाले का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा होगा, जितनी बैंडविड्थ उसकी कम है उसका क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यदि बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, सेकंड वाले का उससे ज्यादा है, थर्ड वाले का फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है, सेकंड वाले का उससे कम और थर्ड वाले का सबसे कम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से यदि 3 कर्व हमारे पास में है तो हम इनको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले की जो बैंडविड्थ होगी वो यहाँ पर आएगा, सेकंड वाले का यहाँ, तो ये जो फ्रिक्वेंसी रहेगी यहाँ नीचे आते आते जो आपकी √IM/√2 रहेगा वो टर्म यहाँ पर आएगी, फ्लैट कर्व में वो उतनी नीचे आएगी, इसीलिए आपको हम बोलेंगे कि बैंडविड्थ जो रहेगी आपकी वो उतनी ज्यादा रहेगी फ्लैट कर्व में। मान लीजिए मेरा ये कोई कर्व है इस तरह से, यहाँ पर आपका लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर आपकी अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी है, ठीक। ये आपकी क्या हो जाती है, बैंडविड्थ, ω2 - ω1, ये क्या है, बैंडविड्थ, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, ω2 - ω1, ये आपका Imax है, यहाँ पर क्या है, IM/√2 है, करंट I है, ठीक। तो इतना पार्ट क्या कहलाएगा मेरा, इतने पोर्शन को यदि मैं देखूंगी यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2। इतने पोर्शन को यदि मैं देखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टोटल मेरा बैंडविड्थ ये है तो ये हाफ पोर्शन ये है, हाफ पोर्शन ये है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ω0 माइनस बैंडविड्थ बाय 2, इतने रेडियंस पर सेकेंड। Similarly, ω2 is approximately equal to ω0 plus bandwidth by 2, इतने रेडियंस पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये किस चीज के लिए वैलिड है, जब क्वालिटी फैक्टर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, उसके लिए ये अप्रोक्सीमेशन है कि यदि क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, उस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका ω1 जो रहेगा वो ω0 माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। तो ये आपके कुछ रिलेशंस रहते हैं क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, सिलेक्टिविटी एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के।